नमस्कार। ऑर्श की हमारी इस सीरीज में आज के इस व्याख्यान का विषय है नेहरू। जी हां, जवाहरलाल नेहरू। वो कैसे 1946 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर कैसे भारत के प्रधानमंत्री बने। बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नेहरू को 1946 के अप्रैल में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया और उसके बाद वही उन्हें जो वो प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या ये सब इतना सरल था? क्या इसके पीछे कोई राजनीति नहीं थी? जो दस्तावेज अब सामने निकल करके आ रहे हैं नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी में एआईसीसी के दस्तावेजों में से, वो कुछ और ही दास्ता कहते हैं। हालांकि इस दास्ता के बारे में राजमोहन गांधी और कृपलानी दोनों ने ही अपनी पुस्तकों में कुछ ना कुछ पहले भी लिखा है, जिसे लोग अक्सर कोट करते थे। प्रोफेसर मक्खन लाल ने भी अपनी किताब के अंदर इसको लेकर के बड़े विस्तार से लिखा था, लेकिन अभी तक साक्ष्य नहीं मिल रहे थे। और साक्ष्य का एक सबसे बड़ा कारण ना मिलने का यह था कि हैरानी की बात है कि सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मिनट्स हैं वो एआईसीसी के कागजों में उपलब्ध है, लेकिन इस वर्किंग कमेटी के जो मिनट्स हैं वो उपलब्ध नहीं है। वो फाइल जो पीसीस को प्रांतीय कमेटियों को कांग्रेस की चिट्ठी लिखी गई थी कि आप नॉमिनेट करिए नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, जो कि संविधान था, वो चिट्ठी कहीं पे मौजूद नहीं है एआईसीसी पेपर्स में। जो प्रांतीय कमेटियों ने 12 कमेटियों ने जो सरदार पटेल का नाम भेजा, वो फाइलें तक गायब है एआईसीसी पेपर्स में से। लेकिन ये गुत्थी फिर भी सुलझ गई, और सुलझ ऐसे गई कि एआईसीसी के जो मिसलेनियस कागज हैं, जिसने भी उन फाइलों को नष्ट किया, वो भूल गया कि मिसलेनियस कागजों के अंदर भी कुछ कागज हो सकते हैं। और उसी में से हमने कुछ तथ्य ढूंढे जिस पे मैं अभी आगे आऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए 46 अप्रैल में क्या हुआ। कांग्रेस के संविधान के हिसाब से जो 45 दिसंबर 31 तक कांग्रेस के 4 आना मेंबर बने थे, वही कांग्रेस के चुनाव में वोट डाल सकते थे, कर सकते थे। और उसी समय पे फिर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था, जबकि कांग्रेस में चुनाव केवल एक ही बार हुआ है। आपको याद होगा कि त्रिपुरी के अधिवेशन के लिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, केवल एक ही बार कांग्रेस के इतिहास में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है। अब की बार जब नाम भेजे गए, नाम मांगे गए, तो 12 कमेटियों ने, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम भेजा, और 3 कमेटियों ने कोई भी नाम नहीं भेजा। कुछ और नाम भी आए, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई 29 अप्रैल के दिन, उसमें वहां पे जब नेहरू जी को गांधी जी ने बताया कि आपका नाम किसी वर्किंग कमेटी में, किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं भेजा है, तो नेहरू शांत हो गए। और थोड़ी देर बाद रफी अहमद किदवई आके बताते हैं गांधी जी को कि अगर नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो हो सकता है अपनी दूसरी पार्टी बना ले। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और तब कांग्रेस के उसी वर्किंग कमेटी के अंदर, जो कि वर्किंग कमेटी का अधिकार नहीं था संविधान के हिसाब से कांग्रेस के, वहां पे आचार्य कृपलानी और नेहरू, ये 2 नाम उसमें नहीं डाले गए। उसके बाद में इन दोनों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिए और नेहरू प्रेसिडेंट बने। लेकिन इसमें एक पेच और है जो इन दस्तावेजों से सामने आया। कांग्रेस दफ्तर में
एक सेक्रेटरी थे जिन्होंने उस दिन एक प्रेस रिलीज तैयार की थी, और उस प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें था कि अध्यक्ष के लिए 5 नाम सामने आए। उनको ये तो नहीं मालूम था कि ये कृपलानी और ये नाम अंदर ही दिए गए या पीसीसी ने भेजे या नहीं भेजे, और इन 5 नामों में उन्होंने सरदार पटेल, नेहरू, कृपलानी के अलावा 2 नाम और थे। एक नाम था सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नाम था जयप्रकाश नारायण। और उसके बाद ये दस्तावेज कहता है कि सुभाष चंद्र बोस का नाम इसलिए काट दिया गया कि उन्होंने दिसंबर 31 तक चवन्नी की मेंबरशिप कांग्रेस की नहीं भरी थी। याद रखिए, यहां पे इसलिए नहीं काटा गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह नहीं कहा गया कि उन्होंने चवन्नी की अपनी मेंबरशिप कांग्रेस की जो है उसको दोबारा नहीं बनवाया था। और जयप्रकाश नारायण के नाम को यह कह के काटा गया कि बिहार से जो नाम आए डेलीगेट्स के, उन डेलीगेट्स की कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जयप्रकाश का नाम नहीं है। तब इन परिस्थितियों में नेहरू को जो है वहां पे इंपोज किया गया। और इसके पीछे एक और कहानी है जो मैं, एक और नैरेटिव है इतिहास का जो मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू का नाम कैसे और कहां से और क्यों आ जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशनों में बदला जाता था, और कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो जनरली दिसंबर के महीने में होते थे। 1-2 छोड़ दीजिए जो मार्च या अप्रैल में हुए, फैजपुर या त्रिपुरी वगैरह, लेकिन जनरली दिसंबर के महीने में होते थे। और इस समय मौलाना आजाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना आजाद ने भी इस समय दोबारा अपनी अध्यक्ष बनने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन गांधी जी ने उन्हें धुतकार दिया था ये कह के कि नहीं, उसी अध्यक्ष को अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो अध्यक्ष पद जो है उसका बदलाव होना था कांग्रेस के अधिवेशन में, और 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो अधिवेशन होता है दिसंबर 1946 में जाके मेरठ में। लेकिन इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो मई 1946 के महीने में ही बदल दिया जाता है। गांधी मौलाना आजाद से नेहरू को चार्ज दिलवा देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष का। और क्यों दिलवा देते हैं ये भी समझ लीजिए। अंतरिम सरकार बननी है, उसके चुनाव, और उसमें जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष है वही व्यक्ति अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए, और मौलाना आजाद ने एक चिट्ठी लिखी उसके बाद में गांधी को कि आपने मुझ में विश्वास नहीं किया। बहुत गुस्से वाली चिट्ठी है इस बात को लेके। तो नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आगे हम चले, इससे पहले एक बात और कुछ तथ्यों पे और गौर कर लीजिए। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही यह कह दिया था कि विश्व युद्ध का नतीजा जो भी हो, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, उपनिवेशवाद समाप्त हो जाएगा। और वो प्रक्रिया आपने देखी दी कि 45 के बाद से कैसे वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दिसंबर 45 में अंग्रेजों को स्पष्ट हो चुका था कि वो भारत में नहीं रह सकते। ऑकिनले का जो पत्र है कि 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अगर हमें भारत में रहना है तो हमें भारत को दोबारा 1857 की तरीके से जीतना होगा, और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपीय सिपाही चाहिए होंगे। और उसके आधार पर भारत का वाइसरॉय वेवल जो चिट्ठी लिखता है घर, जिसमें वो लिखता है कि हमें अब समझौता कर लेना चाहिए और कोई एग्रीमेंट बना ले, अन्यथा भारत में फिर एक वैसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो 1942 से भी भयंकर होगा और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और एक पूरा भय इस समय बना हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों की आस्था, भारतीय सिपाही जो अब अंग्रेजी फौज में थे वो खत्म हो चुकी थी, लॉयल्टी। खुद ऑकिनले लिखते हैं कि एवरी इंडियन
ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वर्थ हिज सॉल्ट इज ए नेशनलिस्ट टुडे। और जो देश में उफान उस समय हुआ था आजाद हिंद फौज के मुकदमों के बाद में, पूरा देश एक होकर के खड़ा हो गया था और जिस तरीके की बात हो रही थी, तो उन परिस्थितियों में आपको याद होगा कि नेहरू ने सन 46 के अंदर मार्च महीने में सिंगापुर की यात्रा की थी। कहा यह गया था कि ये यात्रा इसलिए की जा रही है कि मलाया के अंदर जो भारतीय हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद की थी, उनको कुछ रिलीफ देना है, उनकी कुछ मदद करनी है, इसलिए नेहरू जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के पीछे कुछ और था। ये यात्रा जो है MI5 का जो एजेंट था ह्यू टॉय, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का साउथ ईस्ट एशिया में, ये यात्रा उसने अरेंज कराई थी। और नेहरू को वहां पे माउंटबेटन जो है वो नेहरू का स्वागत करते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित की किताब का फॉरवर्ड लिखते हुए माउंटबेटन ने लिखा है कि जब नेहरू आजाद हिंद फौज के मेमोरियल पे जाना चाहते थे, उस मेमोरियल को जिसको कि माउंटबेटन ने ध्वस्त करा दिया था डायनामाइट लगवा करके अगस्त 45 के अंदर ही, तो कहते हैं मैंने नेहरू को सलाह दी कि आप वहां ना जाइए, और नेहरू ने सलाह मेरी मान ली। और तब से मेरी नेहरू और एडुना की दोस्ती प्रारंभ हुई। असल में अंग्रेज जब ये पता लग गया था कि उसने भारत में नहीं रहना है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत किसके हाथ में देके जाए, कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा। और उसके अंतर्गत जिन्ना तो साफ था, अंग्रेजों का साथी था। जब माउंटबेटन हिंदुस्तान आ रहा था वाइसरॉय बनने के लिए, तो चर्चिल से मिला था वो जाकर के, और चर्चिल ने उसको कहा था कि मेरे मुसलमान दोस्तों को नहीं भूलना, और उसने कहा था नहीं भूलूंगा। और माउंटबेटन केवल एक ही उद्देश्य से भारत भेजा गया था कि किस तरीके से भारत का विभाजन हो और किस तरीके से वो कांग्रेस के जो लीडरान हैं, इन लीडरानों को विभाजन के लिए एग्री कर ले। और सबसे पहले एग्री करने वाला व्यक्ति जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। हालांकि राजगोपालाचारी ने पहले फॉर्मूला दिया था और सब कुछ किया था, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति उसका दोस्त एडविना और उसका दोस्त जवाहरलाल नेहरू था। उसके उपरांत जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आप हैरान होंगे कि मेरठ जैसे अधिवेशन के अंदर जब दिसंबर में वो अधिवेशन होता है, तो उस समय नागालैंड से आया एक व्यक्ति वहां पे कहता है कांग्रेस का कि नागालैंड के अंदर वहां कुछ अमेरिकी मिशनरी मौजूद हैं जो नागा लोगों को भड़का रहे हैं कि वो भारत में शामिल ना हो। तो नेहरू क्या जवाब देते हैं? भारत की स्वतंत्रता का संग्राम नागालैंड से शुरू नहीं होगा। ये था नजरिया। कश्मीर को लेके आप जानते ही ये नजरिया नेहरू क्या था। और उसके बाद में 27 है या 22 है जून 1947 के दिन महात्मा गांधी एक भाषण देते हैं, जो प्रार्थना सभाओं के बाद में वो बोलते थे। उसमें वो कहते हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आजादी आने वाली है, क्या लीडर बदले जाएंगे? मालूम है गांधी क्या कहते हैं उसके बाद में? हमको एक कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ हेरो यूनिवर्सिटी का लड़का चाहिए अंग्रेजों से डील करने के लिए। ये शब्द उस महान महात्मा के थे जो हमेशा स्वदेशी की बात करते थे। लेकिन जब कांग्रेस का नेतृत्व देने की बात आई, जब भारत का नेतृत्व देने की बात आई, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, तब वो स्वदेशी भूल गए थे। तब उनको कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय चाहिए था भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और अंतिम कहानी सुनिए। आज
तक भारत की जनता को यह बेवकूफ बनाया गया कि उस दिन हमें आजादी मिली थी। लंदन के आर्काइव्स में एटली की जो मीटिंग है कैबिनेट की, जिसमें यह निर्णय लिया गया, उस मीटिंग के मिनट्स अब सामने आ गए। उसमें लिखा है, अब कांग्रेस के नेता हमसे कह रहे हैं कि भारत के लिए आजादी 2-3 साल रुक सकती है और वो लोग डोमिनियन स्टेटस से ही खुश रहेंगे, क्योंकि इससे जो है अंग्रेज जल्दी भारत छोड़ देंगे। तो अब हम जो है एक हिंदू डोमिनियन और एक मुस्लिम डोमिनियन बना सकते हैं। और 15 अगस्त को जो बनाए गए वो डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनाए गए। और इसको आप देखिए, इसके पीछे की जो राजनीति है, कौन सा देश है जो उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को, जिसने भारत को 170 साल से लूटा हो, यहां पे लोगों को जेल भेजा हो, यहां पे नरसंहार कराए हो, एक नहीं कई राष्ट्रवाद को कुचला हो, उसके आखिरी प्रतिनिधि को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। जनता से छुपाया गया कि माउंटबेटन ने जो उस दिन शपथ ली थी पहले गवर्नर जनरल की, उसने इंग्लैंड के सम्राट को मान करके शपथ ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा को मान करके शपथ नहीं ली थी। जनता को यह नहीं बताया गया कि वाइस रीगल लॉज के अंदर उस दिन भारत का झंडा ऊपर गया था, लेकिन अंग्रेजों का यूनियन जैक जो है वो नीचे नहीं उतरा था। और उस दिन पार्लियामेंट के अंदर माउंटबेटन, पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगाए गए थे। और ये इससे भी स्पष्ट होता है कि जो दूसरा गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया, राजगोपालाचारी जी को, ये वो थे जो भारत के विभाजन के सबसे बड़े समर्थक रहे थे। जिन्ना की स्कीम को सबसे पहले इन्होंने ही माना था, भारत के विभाजन की, अंग्रेजों के साथ। इन्होंने सन 42 के आंदोलन का भी विरोध किया था राजगोपालाचारी ने। और इनको गवर्नर जनरल बनाने के लिए हमारे जो आजाद भारत है उसके प्रधानमंत्री, डोमिनियन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट के बिहाफ के ऊपर जॉर्ज 6 इंग्लैंड के सम्राट को चिट्ठी लिखते हैं कि हम राजगोपालाचारी को बनाना चाहते हैं गवर्नर जनरल। माउंटबेटन के जाने के बाद में हमें इसकी अनुमति दे दी जाए। क्या वो आजाद भारत था? पाकिस्तान ने ये सब नहीं किया। पाकिस्तान ने माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल नहीं बनाया। पाकिस्तान ने कोई सम्राट से इंग्लैंड के वो आदेश नहीं दिए। हमारे यहां ये हो रहा था। तो इन परिस्थितियों के अंदर जो चीज सामने आती है कि सन 45 से ही अंग्रेज तय कर चुके थे कि उन्हें भारत छोड़ना है। सवाल यह था कि भारत की सत्ता किसको दी जाए। एक ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो हमारे इंग्लैंड के हितों की भारत में रक्षा कर सके। और वो सामने आया। 47 के बाद में जो माउंटबेटन ने नुकसान किए भारत के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनना, भारत का 47 के बाद में कोई निर्णय ऐसा नहीं था जिस निर्णय पे माउंटबेटन की छाप ना हो। चाहे वो आजाद हिंद सैनिकों को भारत की, स्वतंत्र भारत की सेना में वापस ना लिया जाना हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो हैदराबाद का मसला हो, हर चीज पे माउंटबेटन की और अंग्रेजों की छाप है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि किस तरीके से नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाया गया और किस तरीके से माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और दोनों ने मिलकर के क्या छाप हिंदुस्तान के इतिहास पे डाली कि जिसको आज तक हम जो है उससे पीड़ित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।